My first and most disturbing manga, Taco Pace Original Sin। इस मांगा के अंदर तुम्हें गिल्ट, रिग्रेट, सफरिंग सब कुछ देखने को मिल जाएगा, वो भी जिनका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकता। रिसेंट में ही इस एनिमे के कुछ एपिसोड्स भी रिलीज हुए हैं, जो कि अब तक के हाई रेटिंग एनिमेज में से एक है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पाइप के पास आके कहती है कि क्या इस पाइप के अंदर कोई है, और तभी हम एक एलियन जैसी चीज को देखते हैं जो कि इस पाइप से बाहर आ जाता है। और ये एलियन भूखा भी होता है, साथ ही पीपी वर्ड यूज कर रहा होता है। और हमें इस एलियन के बारे में बताया जाता है कि इस क्रिएचर को हैप्पीएन कहा जाता है। साथ ही ये क्रिएचर हैप्पी प्लेनेट से आया है ताकि पूरे यूनिवर्स के अंदर हैप्पीनेस फैला सके। एंड इसके बाद जब ये अर्थ पे आता है तो कुछ लोग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन लोगों से खुद को बचाने के लिए ये पाइप के अंदर जाके छुप जाता है। और इसके बाद जाके इस लड़की से मिलता है जिसका नाम शिजुका होता है। शिजुका उसको ब्रेड खाने के लिए देती है, साथ ही उसे उसका नाम भी पूछती है। उसका नेम काफी ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए शिजुका उसे एक ऑक्टोपस की फोटो दिखाते हुए कहती है कि इस क्रिएचर को ताकोपी कहा जाता है, और इसीलिए शिजुका उसका नाम भी ताकोपी रख देती है। एंड ताकोपी शिजुका के बारे में हमें बताते हुए कहता है कि शिजुका काफी ज्यादा अच्छी है एंड वो 4th ग्रेड में है। इसके बाद ताकोपी शिजुका को रीपे करने के लिए उसे गैजेट देता है और इस गैजेट का यूज करके वो उड़ सकती है। साथ ही वो एग्जाम्पल के तौर पे शिजुका को उड़ के भी दिखाता है, लेकिन शिजुका इस गैजेट को लेने से मना कर देती है। साथ ही वो यहाँ से जाते हुए कहती है कि इस गैजेट से कुछ भी नहीं बदलेगा। एंड ताकोपी काफी ज्यादा इनोसेंट टाइप का एलियन होता है, इसको पता ही नहीं होता कि आखिरकार सैड होना होता क्या है। उसे ऐसा लगता है कि अर्थ में काफी सारे उड़ने वाले क्रिएचर है, तो हो सकता है कि इंसान भी उड़ सकते हो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुका ने ताकोपी को पकड़ रखा होता है, और हम पीछे की तरफ देखते हैं कि कुछ बच्चे वहाँ से जा रहे होते हैं, यानी कि वो उन लोगों से छुपने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें उन्हीं बच्चों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन लड़कियों में से पीली बाल वाली लड़की का नाम मरीना होता है, और यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि इन लोगों ने मिलकर एक लड़की का एग्जाम बोर्ड तोड़ दिया ताकि उस लड़की को एक और खरीदना पड़ जाए, और जिस लड़की के साथ इन लोगों ने किया है वो और कोई नहीं बल्कि शिजुका ही होती है। इसके बाद शिजुका के यहाँ से जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो यहाँ से जाती तभी ताकोपी उसको एक और गैजेट दिखाता है, एंड इस कैमरे का नाम हैप्पी कैमरा होता है, जिससे ताकोपी खुद की और शिजुका की फोटो भी लेता है। लेकिन ये देखकर शिजुका उसे क्वेश्चन करते हुए कहती है कि इसमें खास क्या है, ये तो हम लोग स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। लेकिन तभी ताकोपी उसको बताता है कि इस कैमरे के अंदर एक स्पेशल फीचर है, लेकिन इससे पहले ताकोपी उसको उस फीचर के बारे में बताता तभी शिजुका वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे घर जाना है। एंड इसके बाद धीरे धीरे करके हमें दिन पार होते हुए दिखाते हैं जहाँ पे रोज शिजुका उसके लिए खाना लेके आती और ताकोपी उसको नए नए गैजेट दिखाता। इसके बाद हमें 6th डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुका घर जाते हुए कहती है कि मुझे आज घर जल्दी जाना है क्योंकि मुझे चापी को खाना खिलाना है। ये सुनकर ताकोपी कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिरकार ये चापी कौन है, इसीलिए शिजुका ताकोपी को अपने साथ अपने घर ले आती है। एंड इसके बाद ताकोपी को पता चलता है कि चाबी और कोई नहीं बल्कि शिजुका का डॉग है। एंड शिजुका को चाबी के साथ इतना खुश देखकर ताकोपी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इससे पहले शिजुका को उसने कभी भी इतना खुश नहीं देखा था। इसके बाद शिजुका ताकोपी को अपने घर के अंदर इन्वाइट करते हुए कहती है कि घर में आज मेरी मॉम घर पे नहीं है। इसके बाद ताकोपी शिजुका के डैड के बारे में उससे पूछता है, जिसकी रिप्लाई में शिजुका कहती है कि मेरे डैड नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुका ताकोपी को बता रही होती है कि वो अपने डैड से काफी ज्यादा प्यार करती थी और वो उसे छोड़ के चले गए, बस पीछे इस डॉग को छोड़ दिया और इसीलिए ये डॉग मेरे लिए सब कुछ है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग वॉक करने के लिए निकले होते हैं। एंड शिजुका ताकोपी से उसके प्लेनेट के बारे में पूछती है जहाँ पे ताकोपी उसे बताता है कि काफी ज्यादा दूर है एंड वो एक दिन उसे वहाँ पे लेके जाएगा। लेकिन शिजुका ये सुनकर सैड होते हुए कहती है कि मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती, नहीं तो अपने डैड के पास और नहीं तुम्हारे हैप्पी प्लेनेट। और यहाँ पे शिजुका काफी ज्यादा सैड लग रही होती है। इसके बाद हमें ताकोपी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे कहा गया था कि गैजेट का यूज करके उसे लोगों को हैप्पी करना है, लेकिन ये करते हुए उसे रूल्स को नहीं तोड़ना। और वो बातें याद करके ताकोपी सोच रहा होता है कि लेकिन शिजुका ने तो मेरा कोई भी गैजेट अभी तक यूज भी नहीं किया। ताकोपी का बस एक ही मोटिव होता है कि वो अपने गैजेट का यूज करके शिजुका के चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल ले आए। ये सब देखकर शिजुका के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है। इसके बाद शिजुका ताकोपी से कहती है अब हम लोग कल मिलेंगे। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुका को देख ऐसा लग रहा होता है कि उसे किसी ने काफी ज्यादा मारा है। साथ ही शिजुका के हाथ में उसके चाबी का पट्टा होता है और पहले तो ताकोपी शिजुका को अच्छे से नोटिस नहीं करता, इसीलिए वो शिजुका को गैजेट देते हुए कहता है कि मेरे पास एक और स्पेशल गैजेट है तुम्हारे लिए। लेकिन तभी वो शिजुका की हालत देखता है और उसकी हालत देखने के बाद उसे क्वेश्चन करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। ये सुनकर शिजुका उससे कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरी फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई। ये सुनकर ताकोपी उसे गैजेट देते हुए कहता है कि अगर तुम इस गैजेट को अपने पिंकी फिंगर पे बांध लो और अपनी फ्रेंड के ऊपर भी बांध दो तो फिर तुम लोग अचानक से काफी अच्छे दोस्त बन जाओगे और चिंता करने वाली बात नहीं है, तुम इसे जितना चाहो उतना लंबा कर सकती हो। ये सुनकर शिजुका खुश होते हुए कहती है कि मुझे इस गैजेट को यूज करना है, लेकिन यहाँ पे एक रूल ये होता है कि अगर कोई भी इस गैजेट को यूज करना चाहता है तो उसे हैप्पीएन के सामने ही इस गैजेट को यूज करना होगा। लेकिन पहली बार शिजुका काफी खुश होते हुए वो गैजेट मांग रही थी, इसीलिए वो मना नहीं कर पाता। साथ ही वो उसे गैजेट देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। लेकिन शिजुका बिना कुछ पूछे ही वहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो शिजुका का काफी ज्यादा वेट करता
है लेकिन वो नहीं आती। इसलिए ताकोपी सुजुका के घर जाते हुए खुद से कहता है कि मैं उस पे नजर रखने के लिए नहीं जा रहा, मैं तो बस इसलिए जा रहा हूँ कि वो रिबन कभी कभी काफी ज्यादा लंबा हो जाता है तो उस पर गांठें बन जाती है। और इसके बाद ताकोपी जब घर पहुँच जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे चाबी नहीं होता। एंड इसके बाद जब वो शिजुका को देखने जाता है तो हम लोग काफी शॉकिंग चीज देखते हैं कि शिजुका ने खुद को ही यहाँ पे खत्म कर लिया होता है और वो ताकोपी के रिबन से ही लटक रही होती है। लेकिन अभी ताकोपी को कुछ भी पता नहीं चलता। वो शिजुका के पास जाते हुए कहता है कि तुम्हें इसे अपने पिंकी फिंगर पे बांधना था, गले पे बांधने से ही काम नहीं करेगा। लेकिन तभी अचानक से शिजुका ऊपर से नीचे गिर जाती है क्योंकि रिबन टूट जाता है। और तभी ताकोपी नोटिस करता है कि शिजुका यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। इसलिए ताकोपी घबराते हुए कहता है कि शिजुका तुमने ये क्या कर लिया, क्या ये मर चुकी है। और ये सब देखकर ताकोपी रोने लगता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने रूल्स को ब्रेक किया है। इसके बाद ताकोपी अपने घर की तरफ जाते हुए कहता है कि ऐसे तो इस दुनिया के अंदर काफी सारे गैजेट्स हैं, लेकिन कोई भी गैजेट इतना पावरफुल नहीं है कि वो मरे हुए को जिंदा कर दे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पाइप के पास आ गया होता है। लेकिन तभी उसकी नजर उसी कैमरे पर जाती है जिसे एक टाइम पे उसने शिजुका और अपनी फोटो ली थी, लेकिन वो शिजुका को फीचर ही नहीं बता पाया था। इसके बाद ताकोपी हमें उस कैमरे के फीचर के बारे में बताते हुए कहता है कि इस कैमरे का यूज करके हम उस टाइम में जा सकते हैं जिस टाइम में इस कैमरे से हमने फोटो ली थी। एंड इसके बाद ताकोपी उस गैजेट का यूज करने लगता है। ताकोपी को समझ में नहीं आ रहा था कि शिजुका ने अपनी जान क्यों ली, क्या वो उसको सही से नहीं समझ पाया। एंड इसके बाद ताकोपी उस गैजेट का यूज करके उसी टाइम में आ जाता है जहाँ पे फोटो निकलते ही ताकोपी होश में आ जाता है। इसके बाद शिजुका यहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे घर जाना है। ये सुनकर ताकोपी उसको रोकते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कल से स्कूल चलूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकोपी भी शिजुका के साथ आया होता है और शिजुका की स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा खराब होती है। इवन उसके डेस्क पर भी लिखा होता है कि मर जाओ। इसके बाद हम लोग मरीना को भी देखते हैं जो कि वहीं पर होती है। एंड वो शिजुका का मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारे कुत्ते जैसी बदबू आती है। साथ ही हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुका ताकोपी से कह रही होती है कि अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये सुनकर ताकोपी उसे अपना गैजेट दिखाते हुए कहता है कि अगर इसको मैं अपने सर पे लगा लेता हूँ एंड इसके बाद मैं उन्हें दिखाई नहीं दूंगा, उन्हें मेरी जगह सिर्फ एक फ्लावर ही दिखाई देगा। और इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे मरीना उस फ्लावर को देखते हुए कह रही होती है कि तुमने ये बेकार सा फ्लावर अपने सर पे क्यों लगा रखा है। ये सुनकर मारिया ताकोपी को उठाकर एक साइड पे रख देती है। इसके बाद उन लोगों की क्लास शुरू हो जाती है जहाँ पे मरीना ने शिजुका की नोटबुक ले ली होती है और इसके बाद टीचर शिजुका को खड़ा करती है ताकि वो क्वेश्चन के आंसर्स दे सके। लेकिन तभी मरीना टीचर से कहती है कि आज शिजुका अपनी नोटबुक लेके नहीं आई है। और ये सब देखकर ताकोपी को लग रहा होता है कि शिजुका ने अपनी जान इसलिए ली है क्योंकि उसके पास उसकी नोटबुक नहीं थी और उसे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आते थे। इसीलिए वो टाइम में वापस से पीछे जाता है जहाँ पे वो शिजुका को बता देता है कि कल उसका होमवर्क चेक होगा और कल पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर्स भी वो उसको बता देता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुका ने सारे के सारे क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर दिए होते हैं और ये देखकर पूरी की पूरी क्लास काफी ज्यादा शॉक होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी लड़कियां मिलकर शिजुका को परेशान कर रही होती हैं और इसीलिए वो अपना खाना नहीं खा पा रही होती। और ये देखकर ताकोपी को लगता है कि शिजुका ने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि वो अपना खाना फिनिश नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो शिजुका का खाना फिनिश करने के लिए उसका पूरा खाना खा जाता है। इसके बाद शिजुका जब प्लेट रखने के लिए जा रही होती है तो सारी लड़कियां ये देखकर शॉक होती हैं कि शिजुका को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और इनमें से भी सबसे ज्यादा चिड़ी हुई मरीना होती है। और अगले सीन में मरीना शिजुका को परेशान करने के लिए उसकी नोटबुक कचड़े में डाल देती है, लेकिन ताकोपी उसकी नोटबुक उसे रिटर्न कर देता है। फिर अगले सीन में मरीना शिजुका का बैग खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन फिर से ताकोपी शिजुका का बैग ढूंढ के ले आता है। और अगले दिन मरीना जब देखती है कि शिजुका के पास उसका बैग है वही देखकर चिढ़ते हुए कहती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकोपी शिजुका से कह रहा होता है क्या तुम्हारे और मरीना के बीच में कोई दिक्कत है, क्योंकि हमारे हैप्पी प्लेनेट पर भी अगर हम किसी के हैप्पी पेपर को छुपा देते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हम उनसे नाराज हैं। और ताकोपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शिजुका के साथ जो भी कुछ हो रहा था वो कुछ ऐसा है जो कि दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई हो। इसके बाद शिजुका ताकोपी से कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये लड़ाई है तो तुम वही समझ सकते हो। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब शिजुका अपने क्लास के अंदर एंटर करने वाली होती है। तभी कुछ लड़कियां शिजुका से कहती है कि मरीना तुमसे मिलना चाहती है तो उसे स्टोरेज रूम में जाके मिल लेना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुका काफी ज्यादा सैड होती है, उसे डर लग रहा था मरीना से मिलने में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ताकोपी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि जो भी प्रॉब्लम्स मरीना और शिजुका के बीच में है वो अब खत्म हो जाएगा। इसीलिए बार बार शिजुका से कह रहा था कि तुम्हें जाके मिलना चाहिए, क्या तुम नहीं जाओगी। लेकिन ये सारी बातें सुनकर शिजुका उससे कहती है कि तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मुझसे नहीं मिले हो। और इसके बाद शिजुका को रोता हुआ देखकर ताकोपी एक गैजेट को निकालता है और इस गैजेट का यूज करके ताकोपी किसी की तरह भी बन सकता है। और इसका यूज करने के लिए बस इसको सामने वाले पर्सन का डीएनए चाहिए और उस सामने वाला पर्सन को बस अपनी उंगली इस गैजेट पे रखनी होगी। और ये दोनों ही चीज करवा के ताकोपी शिजुका की तरह बन गया होता है ताकि वो खुद जाके मरीना से बात कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकोपी मरीना से मिलने के लिए आ गया होता है। साथ ही वो मरीना से कहता है कि मरीना मुझे माफ करना, मुझे कुछ चीजों को लेके तुमसे बात करनी थी। लेकिन इससे पहले वो कुछ और आगे कहता तभी मरीना उसके चेहरे पे खींच के चाटा मारती है। ये देखकर ताकोपी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ये देखकर अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये मेरे लिए इतना रूड क्यों है। लेकिन तभी उसके चेहरे पे एक और चाटा पड़ जाता है
इसके बाद मरीना उससे कहती है कि आजकल तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं आ गया, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत ऐसी हुई क्लास के अंदर उस क्वेश्चन के आंसर देने की। लेकिन चाटा खाने के बाद ताकोपी अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे गाल जल रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। और ताकोपी के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ कभी भी फेस नहीं किया था और दर्द की वजह से उसकी आंख से आंसू भी निकलने लगते हैं। लेकिन मरीना यहीं पे नहीं रुकती बल्कि वो सीधा उसके चेहरे पे लात मार देती है और ताकोपी यहाँ पे माफी मांगने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन वो अपनी बातों को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता। एंड पर्सनली मुझे ये वाला सीन काफी ज्यादा सैड लगा। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि वो माफी किस लिए मांग रहा है। इसके बाद ताकोपी मरीना से कहता है कि क्या हम लोग बैठ के बात को नहीं सुलझा सकते। ये सुनकर मरीना उससे कहती है कि अब तुम जैसी लड़की मुझे लेक्चर देगी जिसकी माँ इतनी ज्यादा बेकार है। और ये कहने के बाद वो अपने पास से पेन को निकालते हुए कहती है कि मेरे डैड को वापस करो। और इससे हमें पता चलता है कि इसके और शिजुका के बीच में किसी चीज को लेके तो काफी दिक्कतें हैं। और इसके बाद वो पेन सीधा ताकोमी पे घुसा देती है और इतना सब कुछ होने की वजह से ताकोमी कैमरा का यूज करके वापस से पास्ट में आ जाता है। ताकोमी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मरीना शिजुका के साथ ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही सब वापस से रिपीट हो रहा था, जहाँ पे शिजुका को मरीना से मिलना था। और इस टाइम ताकोमी शिजुका की हेल्प तो करना चाह रहा था लेकिन इस टाइम वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके शिजुका की जगह ले लेता है और इसके बाद पूरे स्कूल में चिल्लाने लगता है कि मेरी मदद करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिजुका के गाल पे चोट लगी होती है और शिजुका के सामने अजुमा नाम का एक लड़का खड़ा होता है। वो शिजुका से कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं स्टूडेंट काउंसिल में इस चीज के बारे में बात करूंगा जो कि नेक्स्ट वेडनेसडे को होने वाला है। लेकिन शिजुका इस चीज के लिए मना कर देती है लेकिन अजुमा फिर भी उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है। हम किसी और टीचर से भी बात कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। लेकिन शिजुका को कोई भी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ताकोपी शिजुका से कहता है मुझे माफ कर दो, ये सारी की सारी गलती मेरी है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये सुनकर शिजुका कहती है कि तुम ही वो थे जो कि पूरे हॉल में हेल्प के लिए बुला रहे थे और तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज्यादा कम मार पड़ी है। मेरी पूरी स्कूल लाइफ तब से खराब हो गई जब से मेरी मॉम ने मरीना के डैड को डेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं हुई है, मेरे पास कुछ वजह है खुश रहने की। ये सुनकर ताकोपी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं एक फेलियर हूँ लेकिन मैं फिर भी हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। और शिजुका को मरीना भी एक जगह से देख रही होती है और वो चिढ़ते हुए कहती है कि आखिरकार ये इतना खुश कैसे रह सकती है। इसके बाद हमें मरीना के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मरीना की माँ मरीना से कहती है कि तुम्हारे डैड उस औरत के साथ डिनर पे गए हैं और ये यहाँ पे शिजुका की मॉम की बात कर रही है। इसके बाद वो मरीना से कहती है लेकिन आखिरकार तुम लेट क्यों आई, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इससे हमें पता चलता है कि इसकी भी यहाँ पे काफी ज्यादा कुटाई होती है और इसी चीज का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इस शिजुका पर निकालती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकोपी शिजुका को क्वेश्चन के आंसर्स बता रहा होता है। साथ ही वो अभी भी सोच रहा होता है कि कैसे न कैसे करके शिजुका और मरीना के बीच में फ्रेंडशिप करवा दे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे लोग वॉक कर रहे होते हैं और ये लोग वॉक करते करते उसी पाइप वाले एरिया पे आ गए होते हैं। साथ ही शिजुका ताकोपी को बताती है कि मैं ऐसे ही अपने डैड के साथ वॉक करने के लिए आया करती थी और जिस दिन वो मुझे छोड़ के गए उस दिन भी ऐसे ही तारे चमक रहे थे। मैंने स्टार से विश मांगी थी कि मेरे डैड और मॉम के बीच में डिवोर्स ना हो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यही वजह है कि मेरा गॉड पर से विश्वास उठ गया। और शिजुका की ऐसी बातें सुनकर ताकोपी रियलाइज करता है कि शिजुका अब उससे अच्छे से बात कर पा रही है। साथ ही उसको वो टाइम भी याद आता है कि 6 दिन पूरे पार हो चुके हैं और अगले दिन जब वो आई थी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसके हाथ में पट्टा था लेकिन उस टाइम उसके साथ चाबी क्यों नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मरीना आ जाती है और वो शिजुका से कहती है कि तुम रात में यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारा कुत्ता कितना ज्यादा गंदा है। और इसके बाद शिजुका को मारना शुरू कर देती है लेकिन ये देखकर चाबी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग नोटिस करते हैं कि मरीना के चेहरे पे एक स्माइल होती है और वो चाबी को खुद को काटने देती है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं और तभी मरीना चिल्लाते हुए कहने लगती है कि पागल कुत्ता मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद वहाँ पे एनिमल शेल्टर वाले आते हैं जो कि चाबी को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और शिजुका के लिए चीज किसी सदमे से कम नहीं होता। लेकिन इसके बाद ताकोपी वापस से पास्ट में चला जाता है एंड इसके बाद ताकोपी हर हफ्ते ट्राई करता है कि वो कैसे भी करके मरीना को शिजुका से मिलने से रोक सके। वो अलग अलग रास्ते ट्राई करता तो कभी वो टाइम को चेंज कर देता लेकिन फिर भी उसको मरीना रास्ते में मिल ही जाती और आखिर में फिर वही सब होता जो कि होना था, यानी कि आखिर में एनिमल शेल्टर वाले चाबी को पकड़ के ले जाते। और इतनी बार टाइम में पीछाने की वजह से ताकोपी ने एक चीज तो नोटिस कर लिया था कि मरीना को पता होता है कि चाबी उसको काटेगा लेकिन वो फिर भी उसको काटने देती है। और इसी चीज का आंसर पाने के लिए जब वो शिजुका के पास जाता है लेकिन वो देखता है कि शिजुका को काफी बड़ा सदमा लगा होता है। उसे ये पता चल जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो शिजुका को नहीं बचा पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शिजुका की मॉम का सीन दिखाया जाता है जो कि उसे कहती है कि चाबी अब तुम्हारे डैड के पास ही रहेगा क्योंकि जो कुत्ता इंसान को काट सकता है वो ऐसे ही नहीं रह सकता। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। ताकोपी सोच रहा होता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम लोग शिजुका के डैड के पास से चाबी को ले आए। साथ ही ताकोपी शिजुका को खाना खिलाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो खाना नहीं खाती, वो उसी डिप्रेशन के साथ सो जाती है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकोपी शिजुका को स्कूल ले आया होता है लेकिन सारे बच्चे ही शिजुका को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि कितनी ज्यादा बेशरम है, इतना कुछ होने के बावजूद भी स्कूल आ गई। और इन लोगों को भी पता चल चुका होगा कि शिजुका के डॉग ने यानी कि चाबी
चाबी ने मरीना को काटा है। इसके बाद मरीना शिजुका के पास आते हुए कहती है कि देखो साइको आ गई, इससे तो खुद का पागल कुत्ता भी संभाला नहीं जाता। लेकिन तभी क्लास के अंदर टीचर आ जाती है। इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाता है और इन लोगों को अब दूसरी क्लास में जाना था। लेकिन हम देखते हैं कि सारी की सारी लड़कियां मिलकर शिजुका को काफी ज्यादा परेशान कर रही होती हैं, जैसे कि इसके ऊपर तो केस कर देना चाहिए, इसे तो जेल के अंदर डाल देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे अजुमा आता है जो कि मरीना से कहता है कि शायद अब हमें दूसरी क्लास के अंदर चलना चाहिए। ये सुनकर मरीना भी वहाँ से चली जाती है और एक तरीके से अजुमा ने ये सब इसीलिए किया था ताकि ये लोग शिजुका को और ज्यादा परेशान ना करें। इसके बाद अजुमा शिजुका से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन फिर से शिजुका वहाँ से उठ के चली जाती है और इसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती। इसके बाद हमें उन्हीं लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि हमने शिजुका के साथ इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन आखिरकार वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। और इन लोगों की ये बातें सुनकर मरीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद मरीना उन लड़कियों से कहती है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं बाद में आती हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग शिजुका को देखते हैं जिससे ताकोपी बात करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन शिजुका अभी भी सदमे में होती है, इसीलिए वो ताकोपी की बातों का भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। पर तभी शिजुका के सामने मरीना आ जाती है और वो शिजुका से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वो शिजुका के पास आते हुए कहती है कि चलो तुम्हारे प्यारे से चाबी के बारे में बात करते हैं। और चाबी की बात सुनने के बाद शिजुका उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही हम ताकोपी को देखते हैं जो कि अभी भी यही सोच रहा था कि इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाएगी। और इसके बाद शिजुका को लेकर जंगल में ले जाने लगती है। इसके बाद हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मरीना के हाथ से पट्टी निकल गई होती है और इसके हाथ को देख के लग रहा है कि इसने जानबूझ के पट्टियां लगाई थी। साथ ही हमें मरीना का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा था कि कैसे उसकी माँ उसे कह रही थी कि तुम आखिरकार लेट क्यों आई। और ये सारी बातें कहते हुए मरीना को काफी ज्यादा मारती है और यही सारी बातें मरीना सोच रही होती है और सारा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे शिजुका पे निकालना चाहती थी। इसके बाद मरीना अपना बैग फेंक कर शिजुका के मुंह पे मारती है। इसके बाद शिजुका को पीटना शुरू कर देती है। साथ ही वो शिजुका से कहती है कि तुम्हारा चाबी मर चुका है। लेकिन ये बातें सुनकर शिजुका उसे कहती है कि नहीं, वो नहीं मरा। लेकिन मरीना यही बातें रिपीट कर रही होती है कि नहीं, वो मर चुका है, वो मर चुका है। साथ ही वो शिजुका से और भी बातें कहती है कि आखिरकार तुम्हारी फिक्र करने वाला बचा ही कौन है। तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम्हारी मॉम को तुमसे फर्क ही नहीं पड़ता और तुम्हारा जो कुत्ता था वो भी मर चुका है। और ये सारी बातें सुनकर शिजुका अब रोने लगती है। इसके बाद मरीना शिजुका से कहती है कि आखिरकार तुम भी क्यों नहीं मर जाती। और ये सारी की सारी चीजें ताकोपी देख रहा होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। और पहले तो ताकोपी वापस से पास्ट में जाने की सोचता है, लेकिन ताकोपी को समझ में आ जाता है कि चीजें अगर ऐसी चलती रही तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसके बाद ताकोपी शिजुका की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो सीधा कैमरा उठा के मरीना के सर पे मार देता है, जिससे मरीना जमीन पे गिर जाती है और मरीना के सर से काफी सारा खून निकल रहा होता है जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। और हाँ, इसी के साथ मरीना का चैप्टर हो जाता है दी एंड। तो हाँ, तुम लोगों ने सही समझा, वो यहाँ पे मर चुकी है और अभी भी ताकोपी को समझ में नहीं आया होता कि उसने क्या कर दिया है। इसके बाद मरीना के पास जाते हुए कहता है कि कहीं तुम्हें ज्यादा तेज तो नहीं लग गई, आखिरकार तुम हिल क्यों नहीं रही हो। एंड इसके बाद वो बेचारा कैमरे की मदद से पास्ट में जाने की कोशिश करता है ताकि नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम को बातचीत करके सॉल्व कर सके। लेकिन इसके बाद आता है ट्विस्ट, क्योंकि कैमरे के सर से लड़ने की वजह से कैमरा भी टूट गया, यानी कि अब वो पास्ट में नहीं जा सकता। लेकिन इस चीज से जो यहाँ पे खुश था वो थी शिजुका, क्योंकि शिजुका के अकॉर्डिंग मैजिक और गॉड कभी भी नहीं होता था, क्योंकि वो चाहती थी कि मरीना गायब हो जाए, उसे काफी दूर चली जाए। लेकिन जैसे वो चाहती थी वो हो चुका है, यानी कि मरीना मर चुकी है। लेकिन यहाँ पे जिसकी फटी पड़ी होती है वो और कोई नहीं बल्कि ताकोपी होता है। वो मरीना को देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या ये मर चुकी है। लेकिन तभी शिजुका ताकोपी का शुक्रिया करती है। इसके बाद ताकोपी हमें बताता है कि यहाँ से मेरी असली स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि अब मैं स्टोरी को रीस्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन आखिर में जो ताकोपी चाहता था वो यही था कि शिजुका के चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल आ जाए। लेकिन इससे पहले ये दोनों यहाँ से जाते तभी इनके सामने अजुमा आ जाता है और वो शिजुका से कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम ठीक होगी। लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पे ताकोपी पर जाती है और उसे देखकर वो कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। और ताकोपी को बोलता हुआ देखकर वो और शौक होते हुए कहता है कि क्या ये बोल भी सकता है। लेकिन तभी अजुमा की नजर पीछे की तरफ जाती है जहाँ पे मरीना की डेड बॉडी पड़ी होती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद शिजुका अजुमा को बताते हुए कहती है कि ताकोपी के मैजिक की वजह से मर गई है। लेकिन इस सुनकर ताकोपी कहता है कि शिजुका वो मैजिक नहीं था, वो हैप्पी गैजेट था। और इन दोनों को इतना कैजुअली देखकर यहाँ पे अजुमा की हालत खराब हो रही होती है और इसीलिए वो दोनों से कहता है कि आखिरकार तुम लोग इतना शांत कैसे रह सकते हो। तुम लोगों को आइडिया भी है कि तुम लोगों ने यहाँ पे किसी की जान ले ली है और तुम लोग इस चीज को छोड़ के यहाँ से ऐसे ही जा रहे थे। तुम्हें पता भी है कि तुम्हें सजा के तौर पे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा और इस बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये मर्डर यहाँ पे किलियन ने किया है। ये सुनकर शिजुका कहती है फिर तो मैं चाबी को नहीं देख पाऊंगी। इसके बाद अजुमा बताता है कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि अगर तुम खुद से जाके सरेंडर कर देती हो तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। एंड इसके बाद वो खड़े होकर शिजुका से कहता है तो चलो फिर पुलिस स्टेशन चलते हैं। ये सुनकर शिजुका कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती, क्या कोई और तरीका नहीं है।
ये सुनकर अजुमा कहता है कि मैंने नोवेल्स वगैरह में पढ़ा है कि लोग क्राइम को छुपाने के लिए अपना इल्जाम किसी और पे डाल देते हैं, लेकिन ये सब एक फिक्शन है। हम लोग जो क्राइम करते हैं उसे कवर किया जा सकता है। ये सुनकर शिजुका कहती है तो चलो ये करते हैं। ये सुनकर अजुमा कहता है कि ये भी क्राइम है और ऊपर से हम लोग बच्चे हैं। ये सुनकर शिजुका कहती है कि ताकोबी के मैजिक से कुछ न कुछ हो जाएगा, प्लीज अजुमा तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर अजुमा को पास्ट की बात याद आने लगती है जहाँ पे कोई उससे कह रहा था कि तुम क्यों नहीं कर सकते। सीन प्रेजेंट में आता है, यहाँ पे शिजुका अजुमा से कह रही होती है कि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है और मैं अपनी मॉम पर रिलाई नहीं कर सकती, मेरे पास फिलहाल के लिए सिर्फ तुम हो। और इस सुनकर हमारा लौंडा यहाँ पे पिघल गया होता है। इसके बाद अजुमा ताकोबी के गैजेट्स चेक करने लगता है कि कौन से गैजेट इस क्राइम को कवर करने के लिए काम आ सकते हैं। इसके बाद उसे एक गैजेट मिलता है जिस गैजेट का यूज करके इसके अंदर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं और वो कभी भी खराब नहीं होगा, वो पहले की तरह ही रहेगा। इस गैजेट को देखकर ताकोबी से कहता है कि क्या ये बड़ा हो सकता है और इस वाली बात पे ताकोबी एग्री करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने गैजेट को बड़ा कर दिया होता है और मरीना की बॉडी को उसी के अंदर रख दिया होता है। साथ ही ताकोबी मरीना का डीएनए यूज करके उसकी तरह बन जाता है ताकि किसी को भी शक न हो कि आखिरकार मरीना अचानक से कहाँ गायब हो गई। लेकिन तभी ताकोबी शिजुका से कहता है कि शिजुका क्या हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है कि हम मरीना को छुपा दे और उसकी तरह मैं जीना शुरू कर दूं, क्या सच में तुम ये चाहती हो? लेकिन तभी शिजुका उसे रोकते हुए कहती है कि ताकोबी अगर तुम ऐसे एक्ट करते हो तो तुम यहाँ पे पकड़े जा सकते हो। और फिर से शिजुका के चेहरे पे स्माइल देखकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गड्ढा खोते खोते वहाँ पे शाम हो गया होता है और इन लोगों ने मिलकर आखिरकार मरीना की बॉडी को जमीन के अंदर छुपा दिया होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ताकोबी मरीना के घर पे आ गया होता है जहाँ पे मरीना के मॉम डैड अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। और जैसे ही मरीना वहाँ पे आती है तभी उसका डैड कुछ फेंक सीधा मरीना के मुंह पे मारता है। और ये देखकर मरीना की मॉम कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर उसकी आंख पे लग जाती तो, या फिर अगर उसके चेहरे पे स्कार आ जाता तो फिर उसके साथ क्या होता, क्योंकि वो एक लड़की है। और इससे कहीं न कहीं हमें हिंट मिलता है कि मरीना की मॉम भले ही मरीना को कितना ही मारती थी लेकिन स्टिल वो कहीं न कहीं उसकी फिक्र भी करती थी क्योंकि वो एक माँ है। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों ही आपस में काफी ज्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं लेकिन इस चीज से ताकोबी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो बड़े आराम से बैठा होता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुका अजुमा से कह रही होती है तो चलो हमें चाबी को लेने चलना चाहिए। ये सुनकर अजुमा कहता है कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है ना तुम्हारे डैड टोक्यो में रहते हैं और हम लोग बच्चे हैं और हम लोग ऐसे ही वहाँ पे नहीं जा सकते। इसके बाद वो किताब निकाल के यहाँ पे प्लानिंग बनाने लगता है। वो उनसे कहता है कि हम लोग अपने प्लान को आगे कंटिन्यू गर्मी छुट्टियों में करेंगे और अभी के लिए स्कूल से आने के बाद हम लोग रोज यहाँ पे मिलेंगे ताकि हम लोग प्लान को और अच्छे से बना सके। लेकिन साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं आखिरकार अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मुझे घर जाके पढ़ना है। लेकिन तभी वहाँ पे अजुमा का भाई आ जाता है और इसका नाम जुन्या होता है और इसे देखकर तोकापी और शिजुका दोनों ही काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन इसके बाद जुन्या यहाँ से चला जाता है ये कहकर के उसको पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो रहा है। लेकिन अजुमा ये देखकर शिजुका से कहता है कि इसे पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ तक इसे घर से पैसे मिलते हैं लेकिन फिर भी इसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए रिंग खरीदी है, वो भी सिर्फ अपने पैसों से। हर कोई उसे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, हर किसी से ज्यादा। ये सुनकर शिजुका उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसकी रिंग ले लो, अगर तुम उसकी रिंग ले लेते हो तो फिर वो निराश होकर अपने पार्ट टाइम जॉब को छोड़ देगा। ये सुनकर अजुमा कहता है कि लेकिन एक तरीके से चोरी होगी। लेकिन तभी शिजुका उससे अपनी चमकती हुई आंखों से कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, तुम कर सकते हो। और उसकी चमकती हुई आंखें देखकर अजुमा इस वाली बात पे एग्री कर देता है। साथ ही शिजुका कहती है कि तुम ताकोबी को ले जाओ, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। इसके बाद हम लोग अजुमा के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे ताकोबी भी उसके साथ होता है। इसके बाद जैसे ही जुन्या अपने रूम से निकलता है अजुमा उसके रूम के अंदर एंटर कर जाता है और अजुमा को रिंग भी मिल जाती है। लेकिन इस रिंग को उठाने से पहले उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है कि उसका भाई कितना ज्यादा खुश था कि उसने अपने पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिंग ली है। साथ ही उसका भाई कह रहा होता है कि मेरे पास जब और पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगा। और इसीलिए प्रेजेंट टाइम में अजुमा काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा होता है उस रिंग को उठाने में। लेकिन इससे पहले वो रिंग उठाता तभी उसके भाई जुन्या का फोन बजने लगता है, इसीलिए जुन्या मुड़कर अपने रूम की तरफ वापस आने लगता है। एंड इसके बाद जुन्या जैसे ही रूम के अंदर एंटर करता है हम देखते हैं कि रूम के अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन वही हम विंडो के बाहर का सीन देखते हैं कि अजुमा और ताकोबी उड़ रहे होते हैं। लेकिन जुन्या नोटिस कर लेता है कि विंडो ओपन है और जैसे ही जुन्या अपने विंडो की तरफ आता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अजुमा उड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए उसके गैजेट की बैटरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन इससे पहले जुन्या अजुमा को देखता तभी यहाँ पे ताकोबी अजुमा को बचा लेता है एंड इसके बाद ये दोनों ही सेफ लैंडिंग कर लेते हैं। इसके बाद हमें अजुमा का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मम्मी से कह रही थी कि तुम्हारा बड़ा भाई इतना अच्छा स्कोर करता है तो फिर तुम क्यों नहीं करते और इसीलिए तुम्हें ये पैनकेक नहीं मिलेगा। मतलब उसे काइंड ऑफ पढ़ने के लिए काफी ज्यादा फोर्स किया जाता था लेकिन फिर भी उन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पाता था जो कि उसे एक्सपेक्ट किया जाता था। इसके बाद ताकोबी और अजुमा शिजुका के पास आ जाते हैं लेकिन इन दोनों की हालत देखकर शिजुका हंसते हुए कहती है कि तुम लोगों ने ये अपनी हालत क्या बना ली है। और शिजुका को हंसता हुआ देखकर अजुमा यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे बच्चे ही काफी ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि ताकोबी यहाँ पे अपने हाथों से शिजुका को खाना खिला रहा होता है लेकिन अभी वो मरीना बन के बैठा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों धीरे धीरे करके काफी ज्यादा मौज कर रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग प्लान्स भी बना रहे होते हैं कि वो लोग टोक्यो कैसे जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि अजुमा और ताकोबी बैठे होते हैं जहाँ पे अजुमा प्लान बना रहा होता है कि उसे टोक्यो कैसे जाना है, बुलेट ट्रेन से या फिर किसी और चीज से। साथ ही वो ताकोबी से कहता है कि तुम्हारे गैजेट
गैजेट्स इतने ज्यादा बेकार क्यों हैं। ये सुनकर ताकोपी उसको बताता है कि उसके हैप्पी प्लेनेट पर काफी सारे हैप्पी गैजेट्स हैं। साथ ही वो हैप्पी क्लॉक नाम के एक गैजेट के बारे में बताता है कि उस गैजेट का यूज करके ये लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ये सुनकर अज़ुमा उसे खींचते हुए कहता है तो फिर तुम वो गैजेट यहाँ पे लेके क्यों नहीं आए, जाओ उस वाले गैजेट को यहाँ पे लेके आओ। ये सुनकर ताकोपी इससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने हैप्पी प्लेनेट अभी नहीं लौट सकता। इसके बाद वहाँ पे जैसे शिजुका आती है तभी अज़ुमा उससे कहता है कि शिजुका, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम लोग टोक्यो बुलेट ट्रेन से जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे ही लोग आपस में खेलने लगते हैं। ये देखकर ताकोपी कह रहा होता है कि हम लोग कितने ज्यादा खुश हैं, मैं चाहता हूँ कि हम तीनों साथ में ऐसे ही रहें, लेकिन आखिरकार मैं अपने प्लेनेट क्यों नहीं जा सकता, मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें मरीना के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकोपी मस्त बैठा होता है और उसको देखकर मरीना के डैड कहते हैं कि आजकल ये काफी अच्छे से बिहेव कर रही है। इसके बाद वो ताकोपी से पूछते हैं कि क्या उनके साथ वो टोक्यो चलेगी। ये सुनकर ताकोपी इस वाली बात में एग्री कर देता है क्योंकि इन दी एंड उनको वही तो जाना है, लेकिन ये देखकर मरीना की मम खुश नहीं होती। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मरीना के डैड घर पे नहीं होते और ताकोपी मस्त बैठा होता है, लेकिन तभी मरीना की मम उसके मुंह पर खींच के चाटा मारती है और वो उससे कहती है कि आजकल तुम्हारे बात करने के तरीके को क्या हो गया है, ये तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कहने के बाद वो ताकोपी को काफी ज्यादा मारती है। साथ ही वो ताकोपी से कहती है कि पहले तो मेरे साइड लिया करती थी, लेकिन अब चीजें पूरी तरीके से बदल गई है। ये सुनकर ताकोपी कहता है कि मैं पहले की तरह बनने की कोशिश करूंगी, लेकिन हम देखते हैं कि मरीना की मम रिमोट उठाकर यहाँ पे ताकोपी को मारने वाली होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, वो जमीन पर बैठ जाती है और वो रोते हुए ताकोपी से कहती है कि प्लीज मेरी मरीना को वापस लौटा दो। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन मरीना मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज वापस आ जाओ। और इस सब देखकर ताकोपी कह रहा होता है कि भले मरीना ने शिजुका के साथ कितना कुछ गलत क्यों ना किया हो, लेकिन आखिर में उसके साथ भी गलती होता था। साथ ही हमें मरीना का पास्ट भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो पहले काफी ज्यादा खुश हुआ करते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग के कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पे ताकोपी रोते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं उसे नहीं लौटा सकता, मैंने उसको अपने हाथों से मार दिया। मरीना मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें जान से मार दिया, मुझे शिजुका से वापस बात करनी होगी, मुझे कुछ तो करना होगा। और लिटरली यहाँ पे ताकोपी को रियलाइज हो चुका था कि उसने क्या कर दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोगों को मरीना की बॉडी मिल गई होती है और वो उसको देखकर कह रहे होते हैं कि क्या ये किसी बच्ची की बॉडी है। इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स आए होते हैं और इनके आने का पर्पस तुम्हें पता ही है क्योंकि मरीना की बॉडी डिस्कवर हो चुकी है। एंड ये पुलिस ऑफिसर बच्चों से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे टीचर ने बता दिया होगा कि तुम्हारी क्लासमेट मरीना अब हमारे साथ नहीं रही, यानी कि वो मर चुकी है। और ये सुनने के बाद सारी की सारी लड़कियां ही रोने लगती हैं, लेकिन यहाँ पे जिनकी सबसे ज्यादा फटी होती है वो होता है अज़ुमा और ताकोपी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर बच्चों से कहता है कि तुम्हें जितना भी मरीना के बारे में पता है वो हमें बताओ। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अज़ुमा अपने फोन के अंदर कुछ देख रहा था, लेकिन तभी वो चिल्ला कर ताकोपी से कहता है कि जल्दी से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करो। इसके बाद वो फोन में दिखाता है कि मरीना की बॉडी डिस्कवर हो चुकी है और इसीलिए ताकोपी और ज्यादा मरीना बन के नहीं रह सकता। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग वही पाइप के पास बैठे होते हैं और ये लोग न्यूज में देख रहे होते हैं जहाँ पे न्यूज में बताया जा रहा होता है कि पुलिस ये केस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ये देखकर अज़ुमा कहता है कि चिंता मत करो, हमने मरीना की बॉडी को मेमोरी बॉक्स के अंदर डाला था, इसीलिए ये पता नहीं चलेगा कि वो कब मरी थी और हमने अपने फिंगरप्रिंट्स भी हटा दिए थे। खाली दिक्कत वाली बात है तो वो जियोलॉजिकल सर्वे, और अगर हम लोग चुप रहते हैं तो कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। और अज़ुमा ऐसी बातें करके वहाँ की सिचुएशन को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ताकोपी कहता है कि क्या हमें सच में शांत रहना चाहिए कि हमने जो मरीना के साथ किया है मैंने इसके बारे में काफी कुछ सोचा है और इसीलिए आगे क्या करना है इसी बारे में मैं तुम लोगों से बात करना चाहता था। ये सुनकर अज़ुमा कहता है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, उन लोगों ने बॉडी को ढूंढ लिया है, बेवकूफ ऑक्टोपस कहीं के। ये सुनकर ताकोपी कहता है कि मरीना के मॉम डैड काफी ज्यादा सैड होंगे और इसीलिए हमें उन्हें सच बता देना चाहिए। ये सुनकर अज़ुमा भी सोचते हुए कहता है कि ये सही कह रहा है, हमें उन्हें सच बता देना चाहिए। पर तभी शिजुका टोकते हुए कहती है कि क्या हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी मीटिंग को करने नहीं वाले, और ये स्ट्रेटेजी मीटिंग वही है जो ये लोग रोज करते हैं स्कूल के बाद में। ये सुनकर अज़ुमा कहता है कि हम लोग अगर अचानक गायब हो गए तो उन लोग को हमारे पे शक हो जाएगा। पर ये सुनकर शिजुका कहती है कि पर हम लोग तो टोक्यो जाएंगे ना, तुमने कहा था ना कि हम लोग समर ब्रेक में ये करेंगे। और शिजुका की फिर से ऐसी बातों में ये फंस गया होता है। इसके बाद में अज़ुमा के घर का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे प्लान को रेडी करते हुए कह रहा होता है कि सारी गलती मेरी है, मुझे बॉडी को और अच्छे से छुपाना चाहिए था, लेकिन इस बार मैं इस चीज को और अच्छे से करूंगा और हम लोग शांति से टोक्यो जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे जुन्ने आ जाता है जो कि अज़ुमा से कहता है तो तुम इतनी लेट तक पढ़ाई कर रहे हो। साथ ही वो अज़ुमा से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या वो ठीक है उस इंसिडेंट के बाद जो कि उसके स्कूल में हुआ है, क्योंकि वो थी तो तुम्हारी क्लासमेट ही, क्या वो तुम्हारी फ्रेंड थी। और ऐसे ही वो काफी सारे क्वेश्चन अज़ुमा से पूछ रहा होता है, लेकिन अज़ुमा
यहाँ पे बहाना मारते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे बाथरूम जाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर लड़कियों से मरीना के बारे में पूछ रहे होते हैं। साथ ही वो लोग सिजुका के घर पे भी आए होते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में क्या बात हुई और सिजुका ने क्या कहा इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। इसके बाद अगले सीन में सिजुका अजुमा से कहती है कि तुमने जो कहा था मैंने वही किया, मैंने उन्हें क्वेश्चन के आंसर दिए जो कि मुझे पता थे। ये सुनकर अजुमा कहता है कि हाँ तुमने सही किया, उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये काम किसी बड़े आदमी का है। सिजुका उससे फिर कहती है कि क्या हम लोग टोक्यो जाएंगे ना। ये सुनकर अजुमा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। साथ ही हमें पता चलता है कि क्लास में टेस्ट चल रहा होता है और उसी टेस्ट का आंसर देते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि हम लोग पक्का से जाएंगे, लेकिन तभी टाइम सब हो जाता है और टीचर उसका पेपर ले लेती है। इसके बाद हमें अजुमा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे टोटल 54 नंबर आए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी मम उसे पैन केक दे देती है। ये देखकर अजुमा काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही उसकी आंख से आंसू निकल रहे होते हैं क्योंकि पहली बार था, लेकिन फिर उसे उसकी मम से पता चलता है कि उसकी मम ने पैन केक उसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बल्कि उन्होंने केक इसलिए दिया है क्योंकि अजुमा से अब उनको कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। वो यहाँ तक उसे ये भी कह देती है कि सक्सेस तुम्हारे लिए है ही नहीं, अब उसे रोज पैन केक मिलेंगे, उनको अब उसके स्कोर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ के अंदर वो करो। और ये सारी बातें सुनने के बाद अजुमा पूरी तरीके से टूट गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो एक जगह पर बैठ के रो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे सिजुका आ जाती है जो कि उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। और हाँ इतना ही काफी था उसको कंफर्ट पहुँचाने के लिए, इसीलिए अजुमा फूट फूट के रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सिजुका अजुमा से कहती है कि मुझे पुलिस वालों का वापस से कॉल आया था, उन लोगों ने मुझे स्टेशन वापस से बुलाया है, लेकिन जैसा कि गर्मी छुट्टी आ चुकी है इसीलिए मुझे टोक्यो जाना है चाबी के लिए, और इसीलिए मैं खुद को गिरफ्तार करने उनको नहीं दे सकती। और जैसे ही सिजुका बोलती है कि क्या तुम, लेकिन इस सुनते ही अजुमा तुरंत बात पे एग्री करते हुए कहता है कि तुम जो बोलोगी मैं वो कर दूंगा, तुम्हें बचाने के लिए मैं हर वो चीज करूंगा जो कि मैं कर सकता हूँ। भाई हमारा लौंडा लड़की के चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुका है। इसके बाद सिजुका अजुमा को वो कैमरा देती है जिसे मरीना की जान गई होती है। इसके बाद वो अजुमा से कहती है कि क्या तुम एक कैमरा लेके खुद को बदल सकते हो, यानी वो ये कह रही है कि कैमरा लेके वो सिजुका की जगह ले ले। तो देखो मैंने मांगा आगे तक नहीं पड़ी है, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि अजुमा के साथ गलत हो रहा है। इसके बाद हम अजुमा के पर्सपेक्टिव से उसका पास्ट देखते हैं, जहाँ पे छोटा वाला अजुमा जुनिया से कहता है कि तुम वापस से गेम खेल रहे हो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा कल टेस्ट है, तभी तुम 100 स्कोर कर पाओगे। ये सुनकर जुनिया कहता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। और हमें प्रेजेंट वाला अजुमा कह रहा होता है कि उस टाइम वो सच कह रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि अजुमा के खाली 100 ही 100 आए होते हैं। और छोटे वाले अजुमा से उसकी मॉम कहती है कि तुम काफी ज्यादा पढ़ाई करते हो, मुझे यकीन है कि जब तुम एलिमेंट्री स्कूल में जाओगे तो तुम अपने बड़े भाई को सरपास कर दोगे। लेकिन ये सुनकर प्रेजेंट वाला अजुमा कहता है कि नहीं ऐसा एक बार भी नहीं हुआ, यानी कि अजुमा अपने बड़े भाई जुनिया को एक बार भी बीट नहीं कर पाया। साथ ही हम देखते हैं कि अजुमा के 95 आए होते हैं, क्योंकि स्टिल अभी भी उसके भाई से कम है क्योंकि उसके भाई की हर चीज में 100 है। प्रेजेंट वाला अजुमा बताता है कि जुनिया एक प्रोडिजी था। साथ ही हमें पता चलता है कि जहाँ पूरे टाउन के अंदर अजुमा सेकंड आया था, वहीं उसका भाई पूरे टाउन में नंबर 1 पे था। वेट व्हाट द हेल, ऐसा लगता है कि वो डोरेमोन का ब्रेड वाला गैजेट खाता था। सत्य अजुमा की माँ मुझसे कहती है कि तुम्हारा भाई भी सेम कपड़े पहनता है और सेम खाना खाता है, तो फिर आखिरकार तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है। और देखो टू बी ऑनेस्ट ये होता है रियल लाइफ के अंदर, जहाँ पे हमें कंपेयर किया जाता है, लेकिन देखो पॉइंट वाली बात ये है कि सारी सिंगर सेम नहीं होती। सत्य उसकी माँ उसे चश्मा देती है क्योंकि अजुमा की आई साइड कमजोर होती है, लेकिन ये चश्मा भी उसके भाई का है जो कि वो यूज नहीं करता। और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि सब कुछ बदल देता है। जुन्या अपनी मन मर्जी की चीजें करने लगा, वो मॉम के अगेंस्ट में जाके जॉब करने लगा, और उस टाइम अजुमा को ये लगता है कि अभी उसका चांस है, वो खुद को प्रूव कर सकता है। एंड अब उसकी मॉम अजुमा पे डिपेंडेबल हो गई थी, लेकिन मैं हर चीज में गलत था। यहाँ तक जुन्ना के काम करने के बावजूद भी उसके ग्रेड्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और यही वजह थी कि वो मॉम का अभी भी फेवरेट था। मैं खाली बेवकूफ था जो कि सब कर रहा था, मुझे सच्चाई पता थी कि जुन्या और मॉम दोनों ही परफेक्ट हैं। साथ ही हमें वो सीन में दिखाया जाता है जब वो पहली बार सिजुका से मिला था, जहाँ पे कोई पर्सन उसको बुली करते हुए कह रहा था कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल वापस आने की। और गाइस में भी ये मरीना ही है, और सिजुका को ऐसे हालत में देखकर अजुमा डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि एक बार उसकी मॉम ने कहा था कि फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें हर एक चीज में परफेक्ट होना पड़ेगा। इसीलिए अजुमा खुश होते हुए कहता है कि इस चीज को मैं परफेक्टली हैंडल करूंगा। एंड इसके बाद में वही सीन दिखाने स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे वो बार बार सिजुका की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार सिजुका उसकी हेल्प लेने से मना कर रही थी। एंड इसके बाद हमें वो सीन में दिखाया जाता है जब वो मरीना और सिजुका को साथ में देखता है। साथ ही हमें सीन शिफ्ट होकर वो जंगल का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिजुका उसे कह रही थी कि मैं सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। उस टाइम भी अजुमा सोच रहा था कि वो हर एक चीज को परफेक्टली करेगा, वो अपनी मॉम की तरह बनेगा जहाँ पे वो लोगों की हेल्प करेगा, वो एक डॉक्टर बनेगा। लेकिन इस वाले पैनल को जरा ध्यान से देखो, जहाँ पे वो डॉक्टर बनने की बात कह रहा है वही उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। लेकिन इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे सिजुका अजुमा से कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जिसपे मैं रिलाई कर सकती हूँ, और अगर तुम मेरी जगह जुवेनल चले जाते हो तो मैं तुम्हारा वेट करूंगी बाहर आने का, और उतने टाइम में मैं चाबी को भी ढूंढ लूंगी। लेकिन इससे पहले वो बेचारा कुछ बोलता तभी उसके चेहरे पे किस कर देती है और उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वहीं अजुमा कह रहा होता है कि प्लीज मुझ पर गिव अप मत करना सिजुका। और सच में यहाँ पे अजुमा के लिए
मुझे काफी ज्यादा सैड लगा। इसके बाद हम लोग अजुमा के घर की सीन देखते हैं जहाँ पे वो कैमरा लेके आ गया होता है, लेकिन जुन्ने उसको देख लेता है और वो अजुमा से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि इतने सुबह तुम कहाँ से आ रहे हो। इसके बाद अजुमा की सारी बातें जानने के बाद जुन्ने उसमें चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या बकवास कर रही हो कि तुमने वो मर्डर किया है, तुमने हमें इसके अंदर घसीट कर सब कुछ बर्बाद कर दिया है, मेरा फ्यूचर, मम्मी का क्लिनिक, सब कुछ। तुम किसी काम के तो थे नहीं और तुमने हमें इसके अंदर भी खींच लिया है, बताओ तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे। और ये सारी बातें सुन के अजुमा रोने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। अजुमा ये सारी की सारी बातें सोच रहा होता है। जुन्ने तो बड़े प्यार से उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम काफी टाइम से अपसेट लग रहे हो, तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो भरोसा करके। लेकिन ये सुनकर अजुमा अपने मन में कहता है कि नहीं, तुम नहीं समझोगे। इसके बाद जुन्या से कहता है कि तुम परफेक्ट हो, तुम नाइस हो, तुम हर एक चीज में काफी अच्छे हो। वही दूसरी तरफ मैं, जो कि मॉम के लिए सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट है, मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाया, मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई करी, इसके बावजूद भी मैं कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर पाता। मुझे खाली समझने वाली सिर्फ सिजुका है, उसके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मर जाऊं। लेकिन सुनकर जुन्या उससे कहता है कि तुम्हारे पास मैं हूँ, क्या दिक्कत है तुम मुझे बताओ। टेस्ट स्कोर मैटर नहीं करते, अगर कोई चीज है जो कि तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। और वैसे भी जरूरी नहीं है कि हर कोई हर चीज में परफेक्ट हो, यहाँ तक मैं भी गेम के अंदर परफेक्ट नहीं हूँ। और वही अगर बात रही मॉम के पैनकेक्स की, तो सच में काफी ज्यादा बेकार टेस्ट करते हैं। ये सुनकर अजुमा उससे कहता है कि झूठ बोलना बंद करो। और इसके बाद अजुमा सन ग्लासेस निकालते हुए कहता है कि ये वो चश्मा है जो कि मॉम तुम्हारे लिए लेके आई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको कैसे बताऊं कि मुझे इसे सही से दिखाई नहीं देता, यानी कि ये मेरे और ज्यादा काम नहीं आ सकता। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अजुमा क्लिनिक दिखाया जाता है, जो कि अजुमा के मॉम का होता है और यह बंद हो चुका होता है। साथ ही हमें दो औरतों की बात करने से पता चल जाएगा कि अभी हुआ क्या है, कि जिस वुमेन की क्लिनिक है उसका बेटा उस इंसिडेंट के साथ इन्वॉल्व है। ये सुनकर वो दूसरी औरत कहती है क्या सच में, क्या वो छोटा बच्चा कैसे करने के लिए किसी ने उसे फोर्स किया था। ये सुनकर पहली वाली औरत कहती है कि क्या पता, इसके बारे में तो पुलिस को ही पता होगा, लेकिन मैंने ये रूमर सुने हैं कि ये सब उसने अपनी क्लासमेट के लिए किया है जिसका नाम सिजुका था। साथ ही हम सिजुका को भी देखते हैं जो कि कह रही होती है कि देख ऐसा लगता है कि अजुमा अब हमारी और ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। और टू बी ऑनेस्ट भाई, इस पॉइंट पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अजुमा का यूज कर रही थी। खैर मैंने आगे की मांगा नहीं पढ़ी है तो कुछ भी बोलना बेकार है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ताको भी सिजुका से कहता है तो क्या सिजुका हमें सब सच बता देना चाहिए। ये सुनकर सिजुका कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, आज से समर ब्रेक चालू हो चुका है और सिजुका ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं तुम्हें बस 2 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा। इसके बाद सिजुका ताकोपी से कहती है तो ताकोपी चलते हैं टोक्यो। और इसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिजुका और ताकोपी टोक्यो के लिए निकल गए होते हैं। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग टोक्यो आ चुके होते हैं और सिजुका के सामने वो बिल्डिंग होती है जहाँ पे उसके डैड रहते हैं। और सिजुका खुश होते हुए कहती है कि अब मैं अपने डैड को वापस से देख पाऊंगी। एंड इसके बाद वो लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसके बाद जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है तो हम देखते हैं सिजुका के डैड उसके सामने ही होते हैं। और सिजुका को देखकर उसके डैड कहते हैं कि सिजुका क्या ये तुम हो। और साथ ही उनके हाथ में एक और बच्ची होती है, लेकिन इससे पहले सिजुका डैड कहती तभी पीछे से एक और लड़की आके उसके डैड से चिपक जाती है, यानी कि सिजुका के डैड ने दूसरी शादी कर ली है और अब उनके दूसरे बच्चे हैं। इसके बाद सिजुका अपने डैड से कहती है कि वो यहाँ पे चाबी के लिए आई है और तभी सिजुका भौंकने की आवाज सुनती है। ये सुनकर सिजुका को लगता है कि ये चाबी है, लेकिन ये चाबी नहीं होता, ये एक दूसरा ही कुत्ता होता है। और ये देखकर सिजुका कहती है कि ये तो चाबी नहीं है। वहीं दूसरी लड़की सिजुका के डैड से कहती है कि डैड आखिरकार ये लड़की कौन है जो आपको डैड कह रही है, लेकिन उसके डैड किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते। इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है। और ये सुनकर तो सिजुका काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और सिजुका को लगता है कि इन दोनों लड़कियों ने मिलकर चाबी को खा लिया है। इसके बाद हमें टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिजुका ताकोपी से कहती है कि हमें चाबी को रेस्क्यू करना होगा, मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जो कि लोगों के पेट में चेक कर सके। ये सुनकर ताकोपी उसे बताता है कि उसके पास ऐसा कोई भी गैजेट नहीं है। ये सुनकर सिजुका उसके पास से रूप लेने वाला गैजेट ले लेती है जिससे वो किसी की तरह भी बन सकती है, लेकिन उसने काफी रूट तरीके से ताकोपी से लिया होता है। इसलिए ताकोपी उससे कहता है कि सिजुका मुझे दर्द हुआ। और ये गैजेट सिजुका ने इसलिए लिया होता है ताकि वो उस घर के अंदर एंटर कर सके और ऐसे सिजुका को कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन वेट अ मिनट, क्या ये उनके घर में जाके उनका पेट काट के चेक करने वाली है। खैर इसके बाद ताकोपी सिजुका को रोकते हुए कहता है कि सिजुका वापस घर चलते हैं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ये सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम इन प्रॉब्लम्स के अंदर फंस गई हो। घर वापस चलते हैं, मैं तुम्हें अपने काफी सारे अच्छे अच्छे गैजेट्स दूंगा जिससे तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। मैं तो खाली ये चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे बस एक स्माइल हो। लेकिन इसके बाद सिजुका उसकी तरफ घूरते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी और ज्यादा हेल्प नहीं करोगे ताकोपी। और सिजुका का ऐसा चेहरा देखकर ताकोपी अपने मन में कहता है कि ऐसा चेहरा मैंने पहले भी देखा है। इसके बाद ताकोपी को पास्ट की काफी सारी मेमोरीज याद आ रही होती है और तभी ताकोपी को वो चेहरा याद आ गया होता है। लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो गया होता है क्योंकि हम देखते हैं कि सिजुका उसके पीछे से अटैक करने के लिए आ रही होती है। और इसी के साथ में इस पार्ट 1 को यहीं पे एंड करता हूँ। लेकिन अगर बात करी जाए पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में जो होने वाला है वो पार्ट 1 की एक ऐसी सच्चाई दिखाएगा जो कि तुम्हारा पूरा दिमाग हिला देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।